नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। इस समय हम इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक हमारे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म हो चुके हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महाजनपद। तो महाजनपद काल के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आइए आज हम महाजनपद के बारे में शुरू करते हैं अपना अध्ययन। गंभीरता से इस सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को समझते हैं। क्यों इसे महाजनपद काल कहा गया, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके स्रोत क्या हैं, इस काल की क्या विशेषताएं हैं, कैसे महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से क्षेत्र थे जो महाजनपद थे। तो इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि वैदिक काल के दूसरे फेज मतलब उत्तर वैदिक काल में के प्रारंभ में लगभग 1000 BC के आसपास हम देखते हैं कि लोहे का खोज हो जाता है। तो लोहे की खोज के पश्चात एक क्रांति आती है भारत। तो क्रांति से मतलब है उस समय सारे क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में हो, तो हर जगह हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो मतलब परिवर्तित हो रही हैं, अचानक से बदल रही हैं, उनके रूप में परिवर्तन आ रहा है। तो ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? इस परिवर्तन के आने के भी मुख्य कारण हैं, क्योंकि अब मनुष्यों ने लोहे की खोज के द्वारा अपने जीवन यापन को, जो जीवन निर्वाह कर रहा था, उसको अब जीवन में अब अपने गति कर रहा था। अब गति, उसका जीवन गतिमान हो गया था, एक तरह से हम कह सकते हैं। क्यों हो गया था? क्योंकि लोहे के प्रयोग के द्वारा वो नए नए अस्त्रों को प्रयोग करने लगा था, घोड़े के रथों का प्रयोग करने लगा था। उसके बाद कृषि के अनेक उपकरणों का प्रयोग कर कृषि के विस्तार को बढ़ावा दे दिया गया। तो अब जो अनाज सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए पैदा होता था, अब अधिशेष के रूप में उत्पादन होने लगा, जिसके द्वारा उसके व्यापार में, व्यवसाय में वृद्धि हुई। उससे जुड़े अन्य छोटे छोटे हस्तशिल्प उद्योगों का भी विकास होने लगा। तो हम देखते हैं कि उस समय का जो मानव था, वह अनेक छोटे बड़े उद्योगों को करके अपना विस्तार करने लगा, और जिससे धन का अर्जन होने लगा। धन के अर्जन के द्वारा राजा ने कर की व्यवस्था को भी एक नियमित कर दिया। कर भी अच्छा से अच्छा प्राप्त होने लगा, जिससे उसने उस कर के माध्यम से अपना भौगोलिक विस्तार करना शुरू किया। उस भौगोलिक विस्तार के माध्यम से जो जनपद थे वो महाजनपद में बदलते गए। तो इसी को हम आज पूरी तरह से अच्छे शब्दों में समझेंगे। तो महाजनपद, महा प्लस जन प्लस पद मतलब महाजनपद, ये क्या था? प्राचीन भारत की प्रशासनिक राज्य की इकाई थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो कबीले थे, और उन कबीलों से जो छोटे छोटे मतलब बने छोटे कबीलों के समूह से, जो ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में भी दिखते हैं। उत्तर वैदिक काल के लगभग वही लगभग 700-800 के BC के लगभग हम देखते हैं कि वही जो जन थे वो जनपदों में कन्वर्ट होने लगे। छोटे छोटे जनपद हमें दिखाई देने लगे। उन्हीं जनपदों ने जब आपस में मिलकर महाजनपदों का निर्माण किया। जब हम आते हैं लगभग 650 या 600 BC के लगभग जब हम आएंगे, तो हम देखेंगे कि वही जनपद आपस में मिलकर महाजनपद का निर्माण करने लगे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग इन महाजनपदों का विकास हुआ। सब प्राचीन भारत में हम देखेंगे तो सब सांस्कृतिक विकास के बहुत बाद राजनीतिक विकास आया, और इनका एक किसी भी राजनीतिक इतिहास को हम तभी समझ पाएंगे जब हमें उनका तिथि जो होती है, उस तिथि की निश्चितता होगी। उस तिथि क्रम में एक
मतलब एक निश्चित तिथिक्रम रहेगा, तो हम तभी हम राजनीतिक इतिहास के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमें प्राप्त होता है लगभग वही 650 BC के लगभग हमें पाते हैं। तो उस समय महाजनपदों के जो बारे में जो हमें जानकारी देते हैं, उनके एक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है और जैन धर्म से मिलता है। तो जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म से जो ग्रंथ मिलता है वो अंगुत्तर निकाय मिलता है, और जैन धर्म से जो ग्रंथ मिलता है वो भगवती सूत्र मिलता है। इन दोनों में लगभग 16 महाजनपदों का वर्णन है। बस कुछ नामों में परिवर्तन है, 2-4-5 नाम इधर उधर है, इसमें कुछ दूसरा है, यहाँ पे कुछ दूसरा है, लेकिन इन दोनों से हमें 16 महाजनपद के नाम मिलते हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। तो इन महाजनपदों का जो विस्तार था वो आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदुकुश जो पर्वत श्रेणी थी उससे गोदावरी तक फैला हुआ था। तो हिंदुकुश पर्वत से लेकर गोदावरी तक इसका विस्तार था, और उधर उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक इसका फैलाव था। 600 ईसा पूर्व के लगभग इसका कालखंड माना जाता है। हाँ, ये देखिए कुछ विदेशी नागरिक भी थे, जैसे नियार्कस, अरिस्टोबुलस, जस्टिन जैसे की रचनाओं में भी हम महाजनपद का उल्लेख पाते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ के द्वारा महाजनपद के नाम मिलते हैं, और कुछ विदेशी लेखक भी थे, यात्री भी थे, जिनके माध्यम से हम उस समय की रचनाओं का उल्लेख पाते हैं। महाजनपदों के उदय के कारण क्या है, कैसे क्यों महाजनपदों का विकास हुआ, कैसे विस्तार हुआ, तो उसमें कुछ मूलभूत कारण रहे होंगे जिनके कारण इनका उदय हुआ। तो उसमें लोहे की खोज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लोहे की खोज ने मनुष्य के जीवन को ही बदल दिया। उस समय के समाज को, राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। तो लोहे की खोज एक महत्वपूर्ण कारण था महाजनपदों के उदय का। कृषि का विस्तार, लोहे की खोज के द्वारा कृषि के उपकरणों का विस्तार हुआ, जिसके द्वारा आधुनिक तरीके से या विस्तार के साथ खेती की जाने लगी, आसानी होती थी खेती करने में। तो खेती में अब अधिशेष आ गया था, मतलब अब लोगों के पास संग्रह भी होने लगे थे, बचत भी होने लगा था, जिसके साथ वो व्यापार और व्यवसाय को भी बढ़ावा दे रहे थे। युद्ध तथा व्यापार के माध्यम से, तो युद्ध के द्वारा जैसे एक कबीले या एक जन के लोग या एक जनपद के लोग दूसरे जनपद के साथ जब युद्ध करते थे, तो उनके सिर्फ युद्ध ही नहीं होता था, उनके द्वारा उनका सांस्कृतिक और सभ्यता का भी विस्तार और होता था। और जब जीत जाते थे या एक दूसरे के संपर्क में आते थे तो व्यापार में भी विकास होता था। जनपदों का एकीकरण, तो जनपदों का एकीकरण जो है एक महत्वपूर्ण कारक, कि जैसे जनपद मिलके अब महाजनपद के रूप में आने लगे थे। तो इन्हीं के माध्यम से आगे हम देखेंगे कि मगध का विकास हुआ, काशी का विकास हुआ। तो ये जो महाजनपद थे, ये बड़े महाजनपद, इनका विकास हुआ, और इन महाजनपदों के निर्माण से एक अस्थाई शासन व्यवस्था की, एक अस्थाई राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जिनकी अपनी एक निश्चित सेना होगी, जिनकी अपना एक निश्चित कर व्यवस्था होगी, एक न्याय प्रणाली होगी, एक शासन व्यवस्था की पद्धति होगी। तो हम देखेंगे आगे। ये जो महाजनपद थे, इनमें ये इसमें कुछ महाजनपद प्रमुख थे जिनमें राजतंत्र पाया जाता था और कुछ में गणतंत्र पाया जाता। तो उस समय के विश्व की सभी का अभी तक कहीं भी मतलब गणतंत्र नहीं पाया जाता था, सिर्फ भारत में ही मतलब जो महाजनपद थे उनमें ही ये हम नवीन शासन पद्धति जो गणतंत्र है इसको हम देखेंगे। गणतंत्र शासन की सर्वप्रथम अवधारणा हमें महाजनपद काल में ही मिलती है विश्व में। इन महाजनपदों जो 16 महाजनपद थे, इनमें से 15 महाजनपद जो थे वो नर्मदा नदी के उत्तर में थे, और एक जो था वो गोदावरी नदी के आसपास था दक्षिण भारत में। और इन 15 में 3 जो थे वो बिहार,
8 लगभग उत्तर प्रदेश और 1 मध्य प्रदेश, 1 ही राजस्थान से और 1 दक्षिण भारत से और 2 अफगानिस्तान से थे। तो टोटल कितने हो गए? 8 3 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 जनपद लगभग हमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत से और अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो वही में 15 जो है नर्मदा नदी के उत्तर में और 1 जो है गोदावरी घाटी में स्थित है। अब हम उनकी सूची जान लेते हैं, कौन कौन से जनपद थे, वो महाजनपद थे। उन सारे महाजनपदों की हम सूची यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मगध। तो मगध की राजधानी राजगिरी या ग्रीवरज थी। और वर्तमान में अगर हम देखें तो मगध की जो स्थिति है वो पटना से गया के बीच में है। पटना से गया का जो आधुनिक क्षेत्र है वो आज का मगध है। उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य ये होता था। यहाँ के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु मिलते हैं। अंग की राजधानी चंपा, आधुनिक भागलपुर का जो क्षेत्र है वही चंपा था। वज्जी राजधानी वैशाली, तिरहुत का, जिसको आधुनिक मिथिला का प्रदेश भी बोलते हैं, वो क्षेत्र वज्जी था। वज्जी की विशेषता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपके एक जानकारी के लिए भी ये बता दें कि उस समय विश्व की सबसे प्राचीन गणतंत्र की जो व्यवस्था पाई जाती है वो यहीं पे पाई जाती है, वज्जी में। तो वज्जी जो था 8 गणों का संघ था, 8 गण के संघ थे जिसमें लिच्छवी प्रमुख था। तो ये 8 गण जो मिलकर वो वज्जी संघ का निर्माण करते थे और ये प्रथम गणतंत्र का प्रथम रूप हमें यहीं पे दिखाई देता है। तो वज्जी ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। तो लिच्छवी भी हम कहीं कहीं देखते हैं, तो लिच्छवी की राजधानी भी ये सबसे प्रसिद्ध गणतंत्र था, सबसे गढ़ था और सबसे बड़ा भी था, और उसकी राजधानी वैशाली ही मिलती है और यह प्रथम गणतंत्र था, ध्यान रखिएगा। काशी, आधुनिक वाराणसी ही काशी थी। उस समय भी वाराणसी, वरुणा और 80 नदियों का जो संगम पे की स्थिति थी, मतलब वरुणा और 80 नदियों के बीच में ही यह पाया जाता था वाराणसी, ध्यान रखिएगा। कौशल, आज का आधुनिक फैजाबाद का जो क्षेत्र है जिसे अब अयोध्या नाम दिया गया है, में कौशल की स्थिति थी। इसकी एक राजधानी श्रावस्ती और साकेत मिलती है। मल्ल, जिसकी स्थिति कुशीनगर, उस समय के देवरिया के स्थिति में अब तो कुशीनगर भी एक जिला बन गया है और आधुनिक कुशीनगर ही कह सकते हैं इसको, कुशीनगर। तो कुशीनगर में मल्ल की राजधानी थी, ये भी एक गणतंत्र था। तो ये वज्जी और मल्ल ये 2 गणतंत्र थे जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती थी, यहाँ समूह के द्वारा शासन व्यवस्था की जाती थी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? बुद्ध का परिनिर्वाण, यानी बुद्ध की मृत्यु यहीं पे हुई थी, वहीं पे उनका समाधि स्थल है, वहीं पे उनका जीवन त्याग हुआ था। तो ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण का त्याग किया था। तो कुशीनगर इसलिए महत्वपूर्ण है। वत्स, कौशाम्बी, आधुनिक प्रयागराज के जो क्षेत्र है वो वत्स जाना जाता था उस समय। कुरु, इंद्रप्रस्थ, महाभारत काल का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ पे पांडवों ने शासन किया था। तो कुरुक्षेत्र दिल्ली में, आधुनिक दिल्ली, इसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। तो कुरु को हम लोग समझ गए। पांचाल, आधुनिक रुहेलखंड और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है वही इस समय पांचाल काफ़ी विकसित राज्य था। इसके उत्तरी भाग को अक्षत रुहेलखंड और दक्षिणी जो काम्पिल्य था इसको फर्रुखाबाद का नाम दिया गया, आधुनिक फर्रुखाबाद था। तो इसकी राजधानियाँ अक्षत उत्तरी और दक्षिणी की काम्पिल्य। सूरसेन, आधुनिक मथुरा,
चेदी सुक्तिमती या सुत्तिवती आधुनिक बुंदेलखंड यमुना के किनारे या मतलब स्थित था। इसका राजा शिशुपाल था, चेदी वंश का चेदी शासक शिशुपाल का यहाँ पर शासन था। तो ये सुक्तिमती, इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोत्थिवती, ठीक है, ये दो हैं, चाहे ये सुक्तिमती कहिए चाहे सोत्थिवती कहिए। सूरसेन मथुरा, तो ये आपके 11 हो गए। आइए आगे। अवंती, ये मध्य प्रदेश में। हाँ, एक चीज और बता दें आपको, ये 3 जो है ये बिहार, और फिर यहां से लेकर आपका ये जो है ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अवंती, यहां का शासक चंडप्रद्योत, बुद्ध और महावीर का समकालीन शासक था। अवंती लोहे के लिए काफी प्रसिद्ध था यह स्थान। इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती आधुनिक मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति है। मत्स्य विराटनगर इस राजस्थान में यह स्थित है। इसे ब्रह्मर्षि देश भी कहा जाता है, ऋषियों के निवास स्थान था यहाँ पे, इसलिए इसे ब्रह्मर्षि देश भी कहा जाता है। विराटनगर को ब्रह्मर्षि देश, मत्स्य को यानी कि ब्रह्मदेश, ब्रह्मदेश ऋषियों के निवास के कारण, ऋषियों का निवास स्थल। तो मत्स्य को ब्रह्मदेश काफी बार पूछा गया परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान में इसकी स्थिति थी। फिर अस्मक, एकमात्र क्षेत्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, एकमात्र दक्षिण भारत। राजधानी पोटन, गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित था। कंबोज या आधुनिक अफगानिस्तान, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित था। लगभग हम कह सकते हैं कि रावलपिंडी और पेशावर से सटा हुआ ये क्षेत्र थे। कंबोज या घोड़ों के लिए काफी प्रसिद्ध था। गांधार या यहाँ से लौह उपकरण और तक्षशिला यह शिक्षा के लिए एक प्रमुख स्थान था उस समय। प्राचीन भारत में प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में इसे जाना जाता था, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को। तो ये गांधार प्रदेश की राजधानी थी। और इसके बारे में हम एक चीज़ और जान सकते हैं कि महाभारत काल में जो गांधारी का उल्लेख मिलता है वो यहीं की मतलब रहने वाली थी, गांधार प्रदेश। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्राचीन समय में ये अखंड भारत का ही एक भाग था। तो कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। हाटक इसकी राजधानी थी। अफगानिस्तान के आसपास इसकी स्थिति है। गांधार राजधानी तक्षशिला या ऊन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। लोहे के प्राचीन उपकरण यहाँ पे कई प्राप्त हुए हैं और यह इसकी स्थिति भी लगभग अफगानिस्तान के आसपास थी। तो हमने 16 के 16 महाजनपदों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, उनकी राजधानी के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो शासन व्यवस्था में हम आप आते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि महाजनपदों के अंतर्गत भौगोलिक विस्तार हुआ। तो भौगोलिक विस्तार कैसे होगा? जब एक शक्तिशाली शासक होगा, वह थोड़ा निरंकुश होगा, उसके अंदर में मतलब उसके पास अच्छी एक अस्थायी सेना होगी, उसके पास अच्छे घोड़े होंगे, उसके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र होंगे,
तभी वो मजबूत होगा और तभी दूसरे राज्य पे या दूसरे जनपद पे वह आक्रमण करेगा या उसे जीत सकेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ राजा में एक शक्तिशाली बनने की एक होड़ सी थी। इस समय जो राजा था वह शक्तिशाली हो गया था और साम्राज्यवादी संकल्पना का भी यहाँ पर विकास हम देखने को मिलते हैं। तो और राज्य की अवधारणा का यहाँ पे मुख्य रूप से विकास हुआ। तो राज्य और राजा की संकल्पना का अधिक स्पष्ट के साथ यहाँ हम वर्णन देखते हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से हमें राज्य और राजा की संकल्पना का विवरण मिलता है। भौगोलिक सीमा विस्तार हुई। जब जनपद दूसरे जनपद पर अधिकार करके उसे अपने राज्य में मिला लेता था तो महाजनपद का निर्माण हुआ। इसी महाजनपद दूसरे जनपद पे आक्रमण करके उसे अपने मिला लेता था। तो इस तरह एक राजा अपने से कमजोर शासक पर युद्ध करके आक्रमण करके उसे अपने भौगोलिक सीमा के अंतर्गत लाता था, शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाता था। तो एक बड़े राज्य का विस्तार होता है। हम देखते हैं कि एक विशेष क्षेत्र, विशेष राज्य पे एक शक्तिशाली शासक वर्ग का शासन स्थापित होता है। सेना स्थायी हो गई थी, कर व्यवस्था नियमित कर दी गई थी। यह कर बलि और भाग के रूप में लिया जाता था। तो अब प्रशासन में हम देखते हैं कि एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का उदय होता है, जहाँ पे राजा के अंदर सारी शक्तियां निहित हो गई थी। राजा अब न्याय भी करता था, कर भी लगाता था, प्रजा का पालन पोषण भी करता था, अपनी शासन व्यवस्था को चलाता था। ग्राम जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम से ऊपर खटिक और द्रोणमुख होते थे। सभा और समिति का महत्व अब कम हो गया था, नगण्य हो गया था, एक तरह से कहिए तो समाप्त हो गया था। अब सभा और समिति का राजा पर अपना कोई अधिपत्य नहीं होता था। जातीय संगठन प्रभावी हो गए थे। नौकरशाह का मतलब आधुनिक जो जिसे हम अधिकारीगण या नौकरशाह कहते हैं, उनका महत्व बढ़ गया था। अब यही राजा को सुझाव देते थे, राजा को नीतियों का पालन करवाते थे। राजा के आदेश का पालन करने में अब नौकरशाहों की भूमिका बढ़ गई थी। कुछ महत्वपूर्ण नौकरशाह जैसे सौल्किक, बलिसाधक, रज्जुग्राहक और द्रोण मापक थे। तो सौल्किक का कार्य कर वसूली करना था, शुल्क वसूली करता था। बलिसाधक ये कर बलि नामक कर का ग्रहण करता था। रज्जुग्राहक भूमि मापन करता था और द्रोण मापक अनाज की माप तौल का कार्य करता था। अब देखिए अर्थव्यवस्था। तो लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार। तो जैसा कि आपको पता है कि जब लोहे की खोज हो गई थी तो कृषि के क्षेत्र में भारी विकास हुआ, क्योंकि नए नए औजारों का, नए नए कृषि हलों का उपयोग होना शुरू हुआ और कृषि जो थी वो अधिक अच्छे ढंग से की जाने लगी, जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई और फसलों में अधिशेष उत्पन्न होना शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ कि लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई, जिसके द्वारा उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। और उन लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होने से राजा की स्थिति भी मजबूत होती है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रगति ने राजनीतिक संगठन को मजबूत किया, राजनीतिक जीवन को मजबूत किया, राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत किया, और इस राजनीतिक संगठन की मजबूती से अर्थव्यवस्था का विस्तार भी हम देखते हैं। तो फसल अधिशेष होना शुरू हुआ, विभिन्न नगरों का उदय हुआ, छोटे छोटे शहरों कस्बों का भी हम देखते हैं कि जहाँ महाजनपद के अंतर्गत अनेक नगरों का उदय होता है, जहाँ पे अपने माल व्यवसाय को हम बेचते हैं, यहाँ पर जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर हम व्यवसाय और व्यापार करते हैं। जैसे आधुनिक समय में हम कह सकते हैं जैसे बाजार लगती है किसी क्षेत्र वस्तु विशेष की, तो उसी तरह उस समय भी कई नगरों का विकास हुआ। जैसे घोड़ों के लिए अलग व्यवसाय था, अनाज के लिए अलग व्यवसाय, अलग एक बाजार लगता था। तो उसी तरह उस समय भी इन नगरों का उदय हुआ। हस्तशिल्प और श्रेणियों का संगठन का भी विकास हुआ। तो हस्तशिल्प जैसे ऊन का प्रयोग हुआ, अनेक वस्त्रों का उपयोग के लिए कुछ जगहें उनके लिए निर्धारित कर दी गई थी। जैसे गांधार में ऊन का, कंबोज जो था,
अवंती जो था वो लोहे के उपकरणों के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। श्रेणियों का संगठन, अब श्रेणियों का एक नया वर्ग उदय होता है। यहाँ श्रेणियों को दो भागों में बांटा गया था, एक श्रेणी और एक पूग। तो श्रेणी क्या करते थे, ये एक ही तरह का व्यवसाय, एक ही प्रकार का व्यवसाय, और जो पूग थे वो अलग अलग व्यवसाय करते थे, अलग अलग व्यवसाय। पूग जो थे अलग अलग व्यवसाय करते थे। लेन देन और जो विनिमय होता था, अब वस्तु विनिमय के तुलना में अब यहाँ पर सिक्कों का प्रयोग होने लगा। सिक्के कैसे थे, आहत सिक्के थे, या इन्हें पंचमार सिक्के भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन पर थप्पा लगा के उन धातुओं के सिक्कों का निर्माण होता था। गौतम बुद्ध के समय में इन सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया था। गाय की महत्ता बढ़ गई थी, तो गाय की महत्ता हम देखते हैं वैदिक काल से गाय एक महत्वपूर्ण पशु था। जो ऋग वैदिक काल था वो वहाँ जो युद्ध होते थे वो गाय के लिए होते थे। उत्तर वैदिक काल में भी गाय की महत्ता बढ़ गई थी। महाजनपद काल में भी इनकी महत्ता बढ़ गई थी। इन्हें वंदा, अन्नदा और सुखदा कहा जाता था कि गाय का जो भी पालन करता था, जो भी गाय अपने यहाँ रखता था, उसके यहाँ अन्न की कमी नहीं होती थी, सुख साधनों की वहाँ कमी नहीं होती थी। तो अब आगे आते हैं सिक्के। सिक्कों में उस समय निष्क, करसापड़, मासक और काकनी जो सिक्के थे वो फेमस थे। इन सिक्कों में कुछ सिक्के सोने के, कुछ चांदी के और कुछ तांबे के होते थे। अब आगे आइए, समाज कैसा था उस समय। क्योंकि राजा में एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहां पर विवाहेतर संबंध स्थापित करता था, उस राज्य के साथ विवाह संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत करता था। तो विवाह के द्वारा भी जो शासन था वो मजबूत होता था, और क्षेत्र पे दूसरे क्षेत्र के बीच में संबंध बनने से एक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी होता था। और कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि गंधर्व विवाह भी उस समय अब प्रचलन में आ गया था। क्योंकि इसे जो मानते हैं, ये जो विवाह था, ये हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इसे अच्छा नहीं माना जाता था, किंतु महाजनपद काल में इसका प्रचलन बढ़ गया था। अब इसे एक सकारात्मक रूप में देखा जाने लगा था। फिर आते हैं बहुविवाह, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उस समय एक राजा जो शक्तिशाली दूसरे राज्य पे जब आक्रमण करता था तो वहां पर अपना विवाहिक संबंध भी स्थापित करता था। तो अब लगभग बहुविवाह का प्रचलन भी यहाँ देखने को मिलता है, उसके पहले ऐसा नहीं था। फिर हम देखते हैं कि उसी समय विधवाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार भी अब मिलना शुरू हो गया था। दहेज प्रथा बढ़ गई थी, जाति प्रथा कठोर हो गई थी, दास प्रथा का भी विकास हो गया था। अब दासों को कृषि कार्यों में, घरेलू कार्यों में लगाया जाने लगा था। तो दासों का भी विकास उस काल में प्रारंभ हो गया, मतलब तेज हो गया था। जाति प्रथा कठोर हो गई थी। अब हम आते हैं थोड़ा सा धार्मिक बारे में भी समझ लेते हैं, धार्मिक जीवन क्या था। तो इस काल में जब हम आते हैं तो देखते हैं बुद्ध और महावीर, दो महापुरुषों ने बौद्ध और जैन धर्म का स्थापना की। तो बौद्ध धर्म की स्थापना और बुद्ध धर्म की स्थापना तो आगे हम विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम जान लेते हैं कि उस समय की जो धार्मिक जीवन था उसको कैसे प्रभावित किया। क्योंकि उस समय मनुष्य में या वहाँ के समाज में अंधविश्वास, जादू टोना और कर्मकांडों के बढ़ोतरी हो जाने से, जाति व्यवस्था कठोर हो जाने से लोगों में एक दूसरे के लिए ऊंच और नीच की भावना आ गई थी। एक दूसरे के लिए मन में विभेद आ गया था। एक समाज, एक वर्ग था जो अपने को उच्च मानता था, एक वर्ग था जो अपने आप को मतलब नीच समझता था, जिसे अपने आप को वो समझता था कि मैं इस समाज से बहिष्कृत हूँ। तो ये जो दो विभेद थे, उच्च व निम्न का, इसने समाज को बांट दिया।
तो उस समय के जो धर्म था सनातन या हिंदू धर्म जो कह सकते हैं, तो उसमें कई विकृतियां उत्पन्न हो गई थी। इसी के कारण जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिससे एक नए मार्ग, मध्यम मार्ग का प्रादुर्भाव हम बाद में जब पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म, तो उसमें हम देखेंगे। तो इन विकृतियों के कारण ही मतलब इन धर्मों का उदय हुआ। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इस समय अब मूर्तियों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। छोटे छोटे कहीं कहीं पे मंदिर के साक्ष्य भी अब मिलना शुरू होते हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से धार्मिक जीवन में एक नया रूप, एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है, और किस तरह हिंदू धर्म की महत्ता थोड़ा कम होती है और बौद्ध और जैन धर्म के जो धार्मिक विशेषताएं हैं वो फैलती हैं, और समाज में फिर से एक समानता की भावना हम देखेंगे। और जो भी हिंदू धर्म की विकृतियां हैं उसके बाद प्रतिवाद में इन धर्मों के उदय के कारण जो हिंदू धर्म की कमियां थी उनको फिर से दूर करके फिर से कब हिंदू धर्म कैसे मजबूत होता है, इन सारी चीज़ों को हम बाद के अध्याय में समझेंगे, जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आज महाजनपद आपने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।